हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2019 के पेपर के 105 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। लेंथी है क्वेश्चन और कर लो इन क्वेश्चनों को। अच्छे क्वेश्चन है ये। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग एचटेट और सब्जेक्टिव पेपर में बहुत हेल्प करवाएंगे आपकी ये पेपर। तो देखो क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर ए न्यूक्लियस ऑफ मास m कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस है जिसका मास है m, वो क्या रखता है? कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस जिसका मास m है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है। इफ़ द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज़ 3/2, अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 3/2 टाइम स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। इफ़ द radius of this nucleus is 3/2 times smaller than that of aluminium nucleus, then the binding energy for this nucleus is। तो इस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? तो देखो हमें करना है 106 क्वेश्चन, जिसका क्या है, क्या गिवन है। मान लो ऐसे लिखते हैं ना, जेड एक्स ए है मास, जेड है चार्ज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बोथ आर इक्वल। एक रिलेशन होता है R = R0 a की पावर 1/3, और जो R है हमारा वो कितना है x का, वो 2/3 है एल्यूमिनियम के R का, यानी कि Rx = 2/3 ऑफ एल्यूमिनियम के R का, जिसका जो कि कितना है 27 की पावर 1/3 यानी कि 3, तो यानी कि 2R0। एटॉमिक मास उसका कितना है 27 की पावर 1/3 यानी 3, तो 2R0। Rx = R0 a की पावर 1/3, यहाँ पर ये क्या है 8 की पावर 1/3, तो a यहाँ पर क्या है 8 है। देखो 106 नंबर क्वेश्चन में क्या था, एक न्यूक्लियस था मास m का, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, कि जो 27 मास जो था वो 3/2 टाइम्स स्मॉलर था एल्यूमिनियम से। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है उस न्यूक्लियस की, तो वो कितना था 3/2 टाइम्स स्मॉलर था, तो यानी कि वो 2R0। तो Rx = R0 की जगह अब हम पुट कर सकते हैं ना इसमें, Rx = कितना था इसका, Rx की वैल्यू 2/3 टाइम थी हमारे पास R0 से, इससे एल्यूमिनियम का, तो वो है 2R0। तो Rx = R0 8 की पावर 1/3, तभी आएगा ना ये 2R0, क्योंकि देखो 2 की क्यूब का क्यूब लेंगे तभी तो 2R0 होगा। इसको ऐसे लिख दिया Rx को R0 8 की पावर 1/3। a यानी कि हमें पता चल गया वो क्या है 8 है। a किसके इक्वल है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, बोथ आर इक्वल। अगर इक्वल है तो यानी कि वो क्या है 4 + 4 है। ये भी पता चल गया उसका, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी। अब निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, E ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन माइनस में टोटल मास। तो ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन 4 इंटू में जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 4 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 4 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 4 है इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन माइनस में कैपिटल M इंटू में c²। तो बस यहीं तक लिखना था कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है हमारे पास 4 मास ऑफ प्रोटॉन 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस के M इंटू में c²। अब हम करते हैं अपना 107 क्वेश्चन नंबर 107, जो कि क्या है, द बुलियन एक्सप्रेशन P + P bar Q where P and Q are the input of a circuit, it represent the following logic gate। उन्होंने बताया है कि अगर कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है P + P bar Q, तो वो कौन सा लॉजिक गेट है। तो क्वेश्चन है 107। देखो
P प्लस पी बार क्यू, P प्लस पी बार क्यू है। अगर मैं इसका क्या लूँ, बार ले लेती हूँ y का, y बार, तो वो क्या होगा P प्लस पी बार क्यू का बार। y बार इज इक्वल टू, ये डी मॉर्गन थ्योरम है, वो प्लस को डॉट में बदल देगा और दोनों पे सेपरेट सेपरेट भी आएगा। तो p का बार डॉट p बार क्यू का बार, तो p का बार इंटू में p का भी बार प्लस में ये डॉट था ना यहाँ पे, उसको तोड़ दिया तो q का बार, तो p बार इंटू में p प्लस में p बार इंटू में q का बार। तो p बार और p क्या है, दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। देखो मान ले एक 1 है एक 0 है, तो 1 इंटू 0 0, इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा p बार इंटू q बार, तो p बार q बार। तो y का बार इज इक्वल टू p बार इंटू q बार। तो y को कैसे लिखें, अगर y बार ऐसे है तो y को कैसे लिखेंगे, डबल डी मॉर्गन लगाएं तो y इज इक्वल टू p प्लस में q। तो यानी कि वो कौन सा गेट है, ये है और गेट। तो 107 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, और गेट। अब हम करते हैं 108 नंबर के क्वेश्चन को। 108 क्वेश्चन है, 3 कोहेरेंट इक्वल इंटेंसिटी लाइट रे अराइव at a point P on a screen to produce an interference minimum of 0 intensity। 3 कोहेरेंट इक्वल इंटेंसिटी की लाइट रे हैं, वो पहुंचती है एक पॉइंट P पर ऑन ए स्क्रीन और प्रोड्यूस करती हैं एन इंटरफेरेंस मिनिमम ऑफ 0 इंटेंसिटी। इफ़ एनी 2 ऑफ द रे आर ब्लॉक, अगर उनमें से 2 रे को ब्लॉक कर लिया जाए, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट P इज I1। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी P की वो होगी I1। इफ़ ओनली 1 ऑफ द रे इज ब्लॉक, अगर सिर्फ एक रे को ब्लॉक करे, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P विल बी। अगर 2 को ब्लॉक करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 है, अगर ओनली 1 रे को ब्लॉक करे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P विल बी, तो वो कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन है 108, कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई। फाई क्या है 90 डिग्री, तो I की वैल्यू क्या है I1 प्लस I2 कोस 90 0। I मिनिमम क्या होगा, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 3 है ना, तो वो क्या होगा इक्वल होगा 0 के, I मिनिमम। अगर I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, हमारे I के इक्वल है, तो I1 इक्वल होगा I2 इक्वल होगा I3 की। तो देखो क्वेश्चन है 108 नंबर, तो यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, वो इक्वल होगा I1 की। अगला है क्वेश्चन 109, फॉर ए वेरिंग करंट, पहले भी आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट है। एक वेरिंग करंट है I इक्वल टू I1 कोस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी, द रूट मीन स्क्वेयर करंट इज, हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वेयर करंट की वैल्यू। तो I RMS इज इक्वल टू I एक्सपेक्टेशन का स्क्वेयर का रूट। तो I स्क्वेयर I1 स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस 2 I1 कोस ओमेगा टी I2 साइन ओमेगा टी। तो I स्क्वेयर इज इक्वल टू I1 स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, I2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, प्लस में यहाँ पर I1 I2 यहाँ से 2 था ना, तो 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू I का स्क्वेयर, एवरेज वैल्यू जो है I का स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी के लिए इक्वल है साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के लिए एवरेज वैल्यू 1/2, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है 0। I स्क्वेयर में पुट करेंगे I1 स्क्वेयर 1/2, I2 स्क्वेयर 1/2, यहाँ 0 तो 1/2, I1 स्क्वेयर प्लस I2 स्क्वेयर, RMS करंट इसका रूट 1/√2 I1 स्क्वेयर प्लस I2 स्क्वेयर की पावर 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 110 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है,
एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिक्वायर ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड। एक इंजीनियर है, उसको रिक्वायर है कैपेसिटेंस कितने की, 2 माइक्रोफैरेड की एक सर्किट में, अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर अवेलेबल टू हिम। तो हमें उसको क्या है, लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर अवेलेबल हैं उसको, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 400 वोल्टेज को स्टैंड कर सकता है। फॉर दिस पर्पज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर रिक्वायर इज। तो इस पर्पज़ के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर कितने चाहिए। एक इंजीनियर है, वो रिक्वायर करता है कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 400। फॉर दिस पर्पज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर रिक्वायर इज। तो कितने 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर रिक्वायर हैं, वो है, देखो 1000 वोल्ट है, एन 400 वोल्ट है, तो कितने 1000 बाई 400 यानी कि 5/2 अप्रोक्सीमेट 2.5, यानी 2 और 3 के बीच में है। तो यानी 2 इंटू में 400 यानी कि 800, 3 करें तो 3 इंटू 400 1200, 800 तो 1000 से लेस है, 1200 ज़्यादा है 1000 से, यानी 1000 चाहिए तो 2.5। तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 कैपेसिटर ले लिए, कम से तो फिर काम नहीं चलेगा। 3 कैपेसिटर ले लिए 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड की। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 1/C2 1/C3 वो क्या है, 3 के इक्वल। तो C इक्विवेलेंट है हमारा 1/3 माइक्रोफैरेड। फिर हमें एन डैश निकालना है, तो वो क्या है 2 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा, C इक्विवेलेंट 1/3, तो 1/3 वो आ जाएगा 6। तो टोटल 6 इंटू 3 लिए थे ना हमने, तो 18। तो ऐसे ऐसे हमें 18 कैपेसिटर चाहिए जिनको ऐसे ऐसे लगा रखा है। यही क्वेश्चन पूछा था हमने। अब है क्वेश्चन नंबर 111। तो देखो इसको, 111 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन है अप्रोचिंग ए रेलवे क्रॉसिंग एट ए स्पीड ऑफ 100/3 मीटर सेकेंड इनवर्स। एक ट्रेन अप्रोच कर रही है रेलवे क्रॉसिंग को, स्पीड कितनी से, स्पीड ऑफ 100/3 मीटर सेकेंड इनवर्स। साउंड ए शॉर्ट विशल एट 640 हर्ट्ज। वह साउंड करती है एक विशल 640 हर्ट्ज पर। व्हेन इट इज़ 300 मीटर अवे फ्रॉम द क्रॉसिंग। जब वो क्या था, क्रॉसिंग से 300 मीटर अवे था। द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड perpendicular to the track through the crossing at a distance of 400 meter from the crossing will be। हमें बतानी है frequency heard by a person standing on a road perpendicular to the track through the crossing at a distance of 400 meter from the crossing will be। the speed of sound in air is, वो कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो हम देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, 300 मीटर है, ये 400 मीटर है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगल है थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 400, बेस है 300, 4/3। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। और एफ डैश इज इक्वल टू F0 इंटू
वी एस बाय वी एस माइनस वी कोस थीटा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नोट इंटू वी एस बाय वी एस माइनस वी कोस थीटा। तो एफ डैश एफ नोट क्या था 640, वी एस क्या है 340, वी एस 340 माइनस वी 100/3 कोस थीटा है 3/5। सोल्व किया, एफ डैश इज इक्वल टू 640 इंटू 346/320, एफ डैश की वैल्यू आ गई 680 हर्ट्ज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 111, जो कि फार्मूला बेस था। एक ट्रेन अप्रोच कर रही थी रेलवे क्रॉसिंग को, स्पीड दे रखी थी 100/3, साउंड ए शॉर्ट विसल, वो 640 हर्ट्ज की, व्हेन इट इज़ 300 मीटर अवे फ्रॉम द क्रॉसिंग। The frequency heard by a person standing on a road perpendicular to the track through the crossing at a distance of 400 meter from the crossing will be, तो वो आई 680 हर्ट्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, जो कि क्या है, ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैरीज ए करंट आई। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसके पास क्या है, करंट है आई। लेट एस बी द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एस हमारा क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। द मोमेंटम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट स्पीड ओनली इज, जो मोमेंटम होगी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मोमेंटम ऑफ द वायर ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट स्पीड ओनली इज। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, एक्सप्रेस द मोमेंटम पर यूनिट लेंथ। लेट एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन की। ए बी द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ए बी द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एम बी द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। पहले सारा कुछ बता दिया। मोमेंटम पर यूनिट लेंथ बतानी है हमें। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ए क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। एम बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, वो है एन ए। टोटल मोमेंटम पर यूनिट लेंथ इज, तो टोटल मोमेंटम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, इनटू में एम, इनटू में क्या है उनकी वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी। तो उसके बाद है रिलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू करंट आई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एन ई ए वी डी। इतना पोर्शन देखो, एन ए वी डी, जो इससे हम लिख सकते हैं एन ए वी डी क्या है, आई बाय ई। तो मोमेंटम में पुट करो, यहाँ एम है, एन ए वी डी की जगह हम पुट कर सकते हैं आई बाय ई, तो आई एम डिवाइडेड बाय ई। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ई बाय एम, तो एम बाय ई क्या होगा, 1/s, तो P इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एस, तो P हो जाएगा I/s। तो ये इन्होंने पूछा था कि मोमेंटम में रिलेशन बताना है। ये आपको समझ नहीं आया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, ये देखो कैसी है, ये देखो, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ कैसे निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डेंसिटी है। वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू में लेंथ। एरिया इंटू में लेंथ, लेंथ किसके लिए, पर यूनिट लेंथ, तो एरिया इंटू में 1 मीटर की, तो है एन ए। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी,
तो इनटू में क्या आएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। तो इस तरीके से आया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द fission of a nucleus of uranium 235 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेटेड। जब हम फ्यूजन करते हैं न्यूक्लियस का ऑफ यूरेनियम 235 का, एक फ्यूजन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज जनरेटेड टू अटेन ए पावर ऑफ 2 किलोवाट। पावर अटेन करनी है कितनी, 2 किलोवाट की। द नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड विल बी, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेटेड टू अटेन ए पावर ऑफ 2 किलोवाट। द नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड विल बी। तो देखो 113 नंबर क्वेश्चन है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड। नंबर ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी फॉर वन फ्यूजन। नंबर ऑफ फ्यूजन कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी फॉर वन फ्यूजन। टोटल एनर्जी कितनी है, 2 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। एनर्जी फॉर वन फ्यूजन देखो, ये देख लो आप, हमारे पास क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है, पावर कितनी, 2 किलोवाट की अटेन करने के लिए। नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड विल बी, तो हमारे पास कितनी है, 2 किलोवाट। तो हमारे पास पावर थी टोटल फॉर वन फ्यूजन के लिए थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया। 1.6 × 10⁻⁻19, तो 6.25 × 10⁻13। तो नंबर ऑफ फ्यूजन आ जाएंगे हमारे पास 6.25 × 10⁻13। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन, वो क्या है, ए वन डायमेंशनल रोड हैज़ ए लीनियर डेंसिटी दैट वेरी विद पोजीशन। एक वन डायमेंशन का रोड है, उसके पास क्या है, लीनियर डेंसिटी है, वो वेरी करती है विद पोजीशन, वेरी विद पोजीशन अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप लैम्डा ऑफ x इज इक्वल टू x Cx, वेयर C यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, एंड x इज इक्वल टू 0 इफ़ द लेफ्ट एंड ऑफ द रोड। वेयर डू यू एक्सपेक्ट द सेंटर ऑफ मास टू बी लोकेटेड। आप कहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। रिपीट करती हूँ, एक वन डायमेंशन का रोड है, हैज़ ए लीनियर डेंसिटी दैट वेरी विद पोजीशन। लीनियर डेंसिटी है जो वेरी करती है विद पोजीशन अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप लैम्डा ऑफ x इज इक्वल टू Cx, वेयर C इज ए कांस्टेंट एंड x इक्वल टू 0 इज द लेफ्ट एंड ऑफ द रोड। वेयर डू यू एक्सपेक्ट द सेंटर ऑफ मास टू बी लोकेटेड। तो देखो ये रोड है, लेफ्ट हैंड है इसका x इक्वल टू 0 पर, सेंटर ऑफ मास पूछा है कि कहाँ पर होगा। लैम्डा ऑफ x का वेरिएशन है Cx से, सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते हैं, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समीशन i mi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ mi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ mi। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 to L x इंटू में dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 to L dm। तो लैम्डा ऑफ x इज इक्वल टू Cx और dm बाय dx। तो dm इज इक्वल टू Cx इंटू में dx। 0 to L यहाँ पुट करेंगे, x इंटू में dm की वैल्यू है Cx dx डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 to L dm की वैल्यू है Cx dx। तो 0 to L x का स्क्वायर dx डिवाइड बाई 0 to L x dx। तो x का क्यूब बाई 3 0 to L x का स्क्वायर बाई 2 0 to L। x सेंटर ऑफ मास सोल्व करके हमारा आ गया 2/3 ऑफ L।
तो यहाँ तो 0 था, ये 2/3 L तो राइट साइड में ही हुआ। तो टू द राइट ऑफ द मिडल ऑफ द रोड, अगर मिडल में होता तो बिल्कुल क्या होता, L/2 होता, लेकिन ये क्या 2/3 ऑफ L है, तो मिडल के भी राइट में है, तो टू द राइट ऑफ द मिडल ऑफ द रोड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 114। अब करेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली टू 10 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। 1 मोल आइडियल गैस का है, वो एक्सपैंड करता है आइसोथर्मली टू 10 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम का 10 टाइम। द चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म ऑफ आर द गैस कांस्टेंट इज, हमें क्या निकालनी है, चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म ऑफ आर और द गैस कांस्टेंट। तो चेंज इन एंट्रोपी निकाल लेते हैं हम, कैसे होगी चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस आइसोथर्मल इज इक्वल टू, जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या है, एन आर लोगरिथम ऑफ V2/V1, एन आर log of V2/V1। तो डेल्टा S इज इक्वल टू, एन क्या है 1 है, आर इंटू में log of V2 की वैल्यू है 10 टाइम ऑफ V1 डिवाइड बाय V1। तो डेल्टा S इक्वल टू आर लोगरिथम ऑफ 10, डेल्टा S बाय आर इक्वल टू 2.303। तो बस, तो 115 है, डेल्टा S बाय आर इज इक्वल टू 2.303। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन। इफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सम एनर्जी बैंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू A प्लस BK प्लस CK स्क्वेयर, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी एनर्जी बैंड में गिवन है किससे, E इज इक्वल टू A प्लस BK प्लस CK स्क्वेयर, हेयर A, B एंड C आर कॉन्स्टेंट विद एप्रोप्रिएट डायमेंशन। A, B, C क्या है, कॉन्स्टेंट है एप्रोप्रिएट डायमेंशन से। द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम एनर्जी बैंड, वो ये है, A, B, C कॉन्स्टेंट है, एप्रोप्रिएट डायमेंशन के हैं, द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो देखो 116 नंबर क्वेश्चन है, इफेक्टिव मास कैसे निकालते हैं, एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय डेल स्क्वेयर ई बाय डेल के का स्क्वेयर। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला है एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय डेल स्क्वेयर ई बाय डेल के का स्क्वेयर। ई की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी के प्लस सी के का स्क्वेयर। तो डेल ई बाय डेल के इज इक्वल टू बी प्लस में 2CK, डेल ई बाय डेल के की वैल्यू क्या होगी, बी प्लस में 2CK। एम स्टार क्या होता है, एच कट स्क्वेयर बाय डेल स्क्वेयर ई बाय डेल के का स्क्वेयर। ई हमारा है ए प्लस बी के प्लस सी के का स्क्वेयर, डेल ई बाय डेल के क्या है, बी प्लस 2CK। ये हमारा क्या है, डेल ई बाय डेल के है। अब हम इसमें पुट कर लेंगे, डेल स्क्वेयर ई बाय डेल के का स्क्वेयर 2C है, एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेयर ई बाय डेल के का स्क्वेयर जिसकी वैल्यू है 2C। तो एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय 2C। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव A इज 100 टाइम दैट ऑफ साउंड वेव B। जो इंटेंसिटी है साउंड वेव A की वो 100 टाइम है साउंड वेव B से। रिलेटिव टू वेव B द साउंड लेवल ऑफ वेव A इज, जो रिलेटिव टू वेव B साउंड लेवल ऑफ वेव A कितना होगा। तो 117 नंबर क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या होगा, बीटा क्या होता है, वो होता है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 10 log I बाय आई नोट। बीटा इज इक्वल टू 10 लॉगरिथम I बाय आई नोट, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी।
ए के लिए देखते हैं बीटा ए 10 लॉगरिथम ऑफ आई ए बाई आई नोट। बीटा ऑफ बी के लिए 10 लॉगरिथम ऑफ आई बी बाई आई नोट। माइनस करो बीटा ए माइनस बीटा बी, तो 10 लॉगरिथम ऑफ आई ए बाई आई नोट माइनस 10 लॉगरिथम ऑफ आई बी बाई आई नोट। तो बीटा ए माइनस बीटा बी इज इक्वल टू 10 लॉग आई ए बाई आई बी। यहाँ सोल्व किया इसको। बीटा ए माइनस बीटा बी इक्वल टू 10 लॉगरिथम ऑफ 100। बीटा ए माइनस बीटा बी इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर। तो बीटा ए माइनस बीटा बी इज इक्वल टू 10 लॉगरिथम ऑफ 10 का स्क्वायर। यहाँ से उधर गया, आगे आया तो 20 लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 1 होता है, तो ये आ गया 20 डेसिबल। तो बीटा ए माइनस बीटा बी इज इक्वल टू 20 डेसिबल। तो रिलेटिव टू वेव बी द साउंड लेवल ऑफ वेव इज, इनके बीच में कितना है 20 डेसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी v naught and wavelength lambda naught passes from free space to a non-magnetic medium with permittivity epsilon। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फ्रीक्वेंसी है v नोट, वेवलेंथ है लैम्डा नोट, पास करती है वो फ्रॉम फ्री स्पेस टू ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम विद परमिटिविटी एप्सिलॉन। If delta v and delta lambda are respectively the increment in frequency and wavelength in medium, then velocity of light in free space। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस क्या होगा? रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फ्रीक्वेंसी है वी नोट, वेवलेंथ है लैम्डा नोट, पास फ्रॉम फ्री स्पेस टू ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम with permittivity epsilon। If delta nu and delta lambda are respectively the increment in frequency and wavelength in medium, then c is velocity of light in free space। तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 118 को, देखते हैं जो कि देखो क्या है, कैसे होगा 118 क्वेश्चन। क्वेश्चन है 118, वो है फ्रीक्वेंसी इन द मीडियम। पहले हम देखते हैं कि मीडियम में फ्रीक्वेंसी कितनी है। व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांजिशन करती है फ्रॉम फ्री स्पेस इनटू एनी अदर मीडियम, फ्री स्पेस से किस में, इसी अदर मीडियम में, its frequency depend entirely on the source and does not change। तो उसकी फ्रीक्वेंसी सारी की सारी सोर्स पर डिपेंड करती है और वो चेंज नहीं करती। फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं मीडियम में, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांजिशन करती है फ्रॉम फ्री स्पेस टू इनटू एनी अदर मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं करती। फ्रीक्वेंसी इन मीडियम जो है वो वी नोट ही रहेगी। वी नोट चेंज और इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी फिर कितना आया, डेल्टा वी कितना आया, अगर वो चेंज ही नहीं कर रही तो दोनों का चेंज वी माइनस वी नोट कितना आया, 0। तो ये तो हमने बता दिया कि इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी कितना आया, 0। फिर है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीडियम में क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय c, जो कि क्या होती है 3 × 10⁸। फॉर ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम म्यू आर होता है 1। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज रिलेटेड टू द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बाय n। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे रिलेटेड होता है म्यू आर से, रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, और जो म्यू आर है वो तो 1 है, तो n इज इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। Thus the velocity v of the wave in the medium become, v क्या होता है c/n, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वेलोसिटी लाइट इन मीडियम क्या होगा c/n। तो n की वैल्यू क्या आती है रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, तो c/रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। ये तो थी वेलोसिटी। हमें तो वेवलेंथ चाहिए,
तो वेवलेंथ इन मीडियम, द वेवलेंथ इन फ्री स्पेस इज लैम्डा नोट इक्वल टू सी बाय वी नोट। इन द मीडियम द न्यू वेवलेंथ लैम्डा इज डिटरमाइंड बाय द मॉडिफाइड वेलोसिटी। ये कांस्टेंट है, इस पे इससे चेंज करेगा जितना चेंज आया है वेलोसिटी में। एंड द अनचेंज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या है, चेंज नहीं आता। तो लैम्डा इज इक्वल टू न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू। तो यहाँ पर देखो अब हम वी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय वी नोट क्या है, वेलोसिटी। तो वी की वैल्यू अभी अभी देखी, सी बाय एन वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी लैम्डा क्या है, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। तो सी बाय फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है वी नोट, सी बाय एप्साइलन आर, तो ये तो कांस्टेंट है। तो सी बाय न्यू क्या हो गया, तो ये हो गया लैम्डा, और लैम्डा नोट बाय एप्साइलन आर का रूट। अब वेवलेंथ में इंक्रीमेंट देख लेते हैं। तो इंक्रीमेंट में डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नोट। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा है लैम्डा नोट बाय रूट एप्साइलन आर माइनस के लैम्डा नोट कॉमन, तो 1 बाय रूट ऑफ एप्साइलन आर माइनस के 1। तो ये हमारा है इंक्रीमेंट वेवलेंथ में, और वेलोसिटी में क्या था, 0। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा कि फ्रीक्वेंसी में तो 0 है, वेवलेंथ में क्या है, 1 बाय रूट ऑफ एप्साइलन आर माइनस के 1 इंटू सी बाय वी नोट। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, जो कि क्या है, फॉर सोडियम फर्मी एनर्जी इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम के लिए फर्मी एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड मीन फ्री टाइम फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। और जो मीन फ्री टाइम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए वो है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। द मीन फ्री पाथ फॉर सच इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बताना है मीन फ्री पाथ। तो देखो मीन फ्री पाथ, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। इस वाले केस में मीन फ्री पाथ पूछा है, तो लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस ही होती है, लैम्डा बाय टी। तो लैम्डा क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। लैम्डा इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है वो देखो किसकी पूछी है, वेलोसिटी है हमारे पास फॉर सोडियम फर्मी एनर्जी गिवन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मीन फ्री टाइम फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वो इतना है, मीन फ्री पाथ फॉर सच इलेक्ट्रॉन। फर्मी एनर्जी हमें दे रखी है, तो देखो अब है कि लैम्डा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टी इंटू में फर्मी वेलोसिटी के, फर्मी वेलोसिटी। पहले हम देखते हैं फर्मी एनर्जी क्या है। फर्मी एनर्जी होती है 1/2m वी.एफ का स्क्वायर, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो फर्मी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, फिर उधर चला जाएगा, वी.एफ इक्वल टू रूट ऑफ 2 E.F/m। E.F की वैल्यू तो हमें पता ही है, अब लैम्डा में पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू टी भी गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में वी एफ क्या है रूट ऑफ 2 इंटू में E.F डिवाइडेड बाय m, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो तो 1.6 10⁻⁻19। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3.13 इंटू 10⁻² नैनोमीटर और 312 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। वो क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। जो स्पेसिफिक हीट है एल्यूमिनियम की वो ट्वाइस से भी मोर है कॉपर से। आइडेंटिकल मास ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ, हमने क्या किया है, आइडेंटिकल मास लिए हैं किसके, कॉपर और एल्यूमिनियम के, बोथ है 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों के दोनों 20 डिग्री सेल्सियस पर आर ड्रॉप इन ए कैलोरीमीटर कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, जिसके पास क्या है, वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस पर। व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच, थर्मल इक्विलिब्रियम कब रीच करेगा। तो देखो
क्वेश्चन है, एक बार और देख लो। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। जो स्पेसिफिक हीट है एल्यूमिनियम की वो क्या है, ट्वाइस से भी ज़्यादा है। अगर वो ट्वाइस से भी ज़्यादा है तो और क्या गिवन है, आइडेंटिकल मास है कॉपर और एल्यूमिनियम के, बोथ एट 20 डिग्री सेल्सियस पर ड्रॉप कर दिए कैलोरीमीटर में। वाटर है उसके अंदर 40 डिग्री सेल्सियस पर। व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच, तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करेगा तो अब हमें बताना है कि क्या वैल्यू हुई। तो देखो, तो सबसे पहले देखते जाओ आप, मास जो है वो क्या गिवन है, आइडेंटिकल। मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ कॉपर दोनों सेम है, कितने हैं, m है। इनिशियल टेम्परेचर आर आइडेंटिकल, स्टार्टिंग में टेम्परेचर भी सेम है, कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन टू टाइम देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। फिर है, देखते हैं टेम्परेचर का चेंज। बोथ ब्लॉक रीच द एग्जैक्ट सेम फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी फाइनल इन द वाटर। वाटर के अंदर जाने के बाद वो सेम टेम्परेचर ले लेंगे। द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, वो क्या है, टी फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द सेम फॉर बोथ मेटल, दोनों के लिए टेम्परेचर भी क्या है, चेंज उनका सेम है। अब हम देखते हैं कैलोरीमीटर में हीट एब्जॉर्ब फार्मूला। द हीट एनर्जी क्यू एब्जॉर्ब बाय अ सबस्टांस इज, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सबस्टांस वो क्या है, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो वो है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है फॉर बोथ। डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट है दोनों के लिए। सिंस स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, तो इट डायरेक्टली फॉलो दैट, यहाँ से ही पता चल जाएगा ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा ही होगी। तो क्यू ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन क्यू ऑफ कॉपर। तो आप ये मैंने गलत लिख दिया है, हाँ सही है ये। द एल्यूमिनियम हैज एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन द कॉपर। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा देन दैट ऑफ द कॉपर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 121, जो कि क्या है, इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एटम आर इन ग्राउंड स्टेट। एक सैंपल है हाइड्रोजन गैस एटम का, वो क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। ऑन दिस सैंपल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट। उस सैंपल पर हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को फॉल करते हैं जिनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। आर इंसिडेंट बाय पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस रेडिएशन एटम रीच इन एक्साइटेड स्टेट। जब वो पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। These excited atom then emit light containing 6 spherical line। फिर वो emit करते हैं लाइट, जब वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है, 6। तो वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज अबाउट। दोबारा देखो, एक सैंपल है हाइड्रोजन गैस एटम का, ग्राउंड स्टेट में है। ऑन दिस सैंपल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट। इस सैंपल पर मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ लैम्डा की इंसिडेंट कराई जाती है। बाय पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस रेडिएशन एटम रीच इन एक्साइटेड स्टेट। थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। दीज एक्साइटेड एटम देन एमिट लाइट कंटेनिंग 6 स्पेक्ट्रल लाइन। वो एमिट करते हैं लाइट और 6 स्पेक्ट्रल लाइन जिसके पास हैं। तो वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज अबाउट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 121, वो कैसे रीजन में फॉल कर रहा है, जिसके पास 6 स्पेक्ट्रल लाइन हो। मान लो n7 से करेगा तो 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो हमारे पास 6 स्पेक्ट्रल लाइन होगी, 7 से 6, 7 से 5 वाली भी, 7 से 4 वाली, 7 से हमारे पास 3 वाली, 2 वाली और 1 वाली, 6 स्पेक्ट्रल लाइन है। 1/λ क्या होता है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्वेयर,
1/n1 माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो 1/λ जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 1/इनिशियल का है वो हमारी इनिशियल कितना है और फाइनल कितना है देख लो आप। 100 नंबर है क्वेश्चन का, 121 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो एन इनिशियल है और फाइनल है 6 कंटेनिंग 6 स्पेक्ट्रल लाइन, वेवलेंथ लैम्डा बाय पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो देखो हमने लिया इनिशियल, एन इनिशियल लिया है, इनिशियल जो है वो 1 लिया है, एन 1 तक। फाइनल कहाँ से आ रहा है वो 7 से, तो ये गलत लिख दिया। 1 का स्क्वायर है भाई, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1/λ इक्वल टू 1.09 10⁻7, 1/1 1 माइनस 1/49। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 और इसको सोल्व किया 48/49, पूरा सोल्व किया। लैम्डा की वैल्यू आ गई 49/1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 48, 936 एंगस्ट्रॉम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 121। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 जो कि है एन अनपोलराइज बीम ऑफ लाइट हैज इंटेंसिटी आई नोट। एक अनपोलराइज बीम ऑफ लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है आई नोट। इट इज़ इंसिडेंट ऑन ए सिस्टम ऑफ 2 आइडियल पोलराइड। उसको इंसिडेंट करते हैं एक सिस्टम पर जिसमें 2 पोलराइड हैं। द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दीज पोलरॉइड इज थीटा। जो एंगल है उनके बीच में वो थीटा है। इफ़ द अमर्जिंग लाइट हैज इंटेंसिटी आई नोट बाई 4, तो हमें बताना है कोस थीटा। अगर अमर्जिंग लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो, आई नोट बाई 4। तो देखो हमने देखा कि सबसे पहले इंसिडेंट आई नोट थी, फिर इसमें से जब जाती है तो आई नोट बाई 2 उसमें रिड्यूस हो जाती है, और फिर बाद में हमें क्या मिली आई। तो आई जो है वो क्या होता है, आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। बैरिस्टर ला पढ़ रखा है ना, आई इक्वल टू आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो आई नोट बाई 4 जो है ये इंटेंसिटी रिड्यूस होगी ना, फिर आई नोट बाई 2 टाइम, तो आई नोट बाई 4 होगी, आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कैंसिल आई नोट 1/2 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो कोस थीटा हमारा क्या है 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 क्वेश्चन। एक स्मॉल बॉल है, वो सस्पेंड कर दी ओवर एन इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेन बाय मीन्स ऑफ एन इंसुलेटिंग इलास्टिक थ्रेड ऑफ स्टिफनेस के। एक स्मॉल सी बॉल ली, उसको सस्पेंड किया ओवर एन इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेन पर। एक कंडक्टिंग प्लेन पर एक बॉल को सस्पेंड किया बाय मीन्स ऑफ किसके साथ, एक इंसुलेटिंग इलास्टिक थ्रेड से जिसकी स्टिफनेस है के। एज सुन एज द बॉल वाज चार्ज, जैसे ही बॉल चार्ज होगी, इट डिसेंड बाय एक्स डिस्टेंस एंड इट्स सेपरेशन फ्रॉम द कंडक्टिंग प्लेन बिकम इक्वल टू एल। तो वो डिक्रीज करेगी उसकी डिस्टेंस, और जो सेपरेशन है फ्रॉम द कंडक्टिंग प्लेन वो इक्वल हो जाएगी एल के। द चार्ज गिवन टू द बॉल इज, उस पर चार्ज कितना है बॉल पर वो बताना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाया इमेज चार्ज मेथड। हमें इमेज चार्ज मेथड के थ्रू इसका पता चलेगा। देखो एक चार्ज है क्यू, वो क्या है, इज एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द प्लेन। ऐसे ही है, एक चार्ज क्यू जो है वो क्या है, एल डिस्टेंस पर है प्लेन से। दिस इंड्यूज एन इमेज चार्ज माइनस क्यू इनसाइड द प्लेन। तो एक इमेज चार्ज जनरेट होगा माइनस क्यू। द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, एक मान लो यहाँ पर क्या है एल है, दूसरा है मिरर है, और यहाँ पर माइनस एल है, तो सेपरेशन टोटल कितनी है 2L है। अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड, जो बॉल को डाउनवर्ड खींच रहा है फोर्स, वो कितना है 1/4πε0 चार्ज था Q इंटू क्यू डिवाइड बाई 2L का स्क्वेयर इज इक्वल टू Q स्क्वेयर बाय, यहाँ से सोल्व किया 16πε0 L का स्क्वेयर। सेकंड है स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स। अब हम निकालते हैं क्योंकि एक उसके साथ लटका भी तो रखा है ना उसको थ्रेड के साथ। तो स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स, द बॉल डिसेंड बाय अ डिस्टेंस x मीनिंग द इलास्टिक थ्रेड एक्सटेंड बाय x, जो इलास्टिक थ्रेड है वो x से एक्सटेंड कर गया है। अपवर्ड रीस्टोरिंग फोर्स Fs एग्जर्टेड बाय द थ्रेड, जो अपवर्ड में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा Kx। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन द फाइनल पोजीशन द डाउनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस द अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स। F इलेक्ट्रोस्टैटिक और F स्प्रिंग दोनों बैलेंस हो जाएंगे, F इज इक्वल टू Fs। तो Q स्क्वेयर बाय 16πε0 L स्क्वेयर इज इक्वल टू Kx। Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 16πε0 L स्क्वेयर इंटू Kx, और Q की वैल्यू आ गई 4L रूट पाई एप्सिलॉन नोट Kx। द चार्ज गिवन टू द बॉल इज 4L रूट पाई एप्सिलॉन नोट Kx। इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 124, जो कि क्या है, ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। नेगेटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है कहाँ पर, नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ए। फोर्स विल एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। फोर्स एक्ट करेगा टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इफ़ द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज, तो जो मोशन है टेस्ट चार्ज की वो किस तरफ होगी, दोबारा देख लो। नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, मूव करता है नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ए। फोर्स विल एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ़ द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। तो देखना है कि टेस्ट चार्ज की मोशन कहाँ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 124 को, यहाँ है करंट, नेगेटिव चार्ज, फोर्स लग रहा है पैरेलल करंट की डायरेक्शन में। तो राइट हैंड रूल से फोर्स क्या है, क्यू वी क्रॉस में बी, चार्ज है नेगेटिव तो माइनस क्यू वी बी, तो राइट हैंड रूल से माइनस क्यू वी बी, तो ये क्या है क्यू वी बी। तो जब रूल लगाएंगे तो वो किसकी तरफ आएगा, टुवार्ड्स दी कंडक्टर। बस राइट हैंड रूल लगना था, तो किसकी तरफ आ रहा है, कंडक्टर की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर